जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग परीक्षा मंथन का जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पेज नंबर 56 से लेकर 60 तक है फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए इसका जो आपको जो है ना, ये होमवर्क आज दिया नहीं गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या होमवर्क की, तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि आपको डेली अभी होमवर्क आने का नहीं रीज़न है फ्रेंड्स। देखिए बताया गया था मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, ये 3 दिन आपको क्लास कोचिंग क्लास ये जो बंद थे ज्ञान बिंदु का, तो यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, तो आप लोग के लिए वीडियो अपलोड नहीं किया जा रहा था। उसका थर्सडे को जो कल था फ्रेंड्स, उसको कोई कारणवश उसको क्लोज कर दिया गया। बताया गया कि फ्राइडे से आप लोग का क्लास चलेगा। वही उसका फ्राइडे को आज क्या हुआ फ्रेंड्स कि आज भी ये क्लास नहीं हो पाया। तो यही जो पीडीएफ का जो आंसर आपका डिस्कशन कल सैटरडे को होगा। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये जो आपका जो होमवर्क सीरीज का डे 10 है वो आपको कल आएगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये मैं आपको ये वीडियो बताने का मकसद ये है कि फ्रेंड्स कि देखिए आगे वाला जो करंट अफेयर जो दिया जाएगा पेज नंबर 56 से लेके 60 तक मैं आज ही अपलोड कर दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़िएगा। और देखिए आर्थिक परिदृश्य में आपका डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सैटेलाइट, स्पेक्ट्रम, स्ट्रेटजी, इंडिया इंडेक्स 23-24, महत्वपूर्ण खनिज मिशन, उपग्रह, ये सब इससे रिलेटेड इस टॉपिक को पढ़ना है। तो पेज नंबर हम 56 से पढ़ेंगे और देखेंगे आज का पॉइंट क्या और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है क्या कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। देखिए नैस्कॉम और आर्थर डी लिटिल, याद रखिएगा कि लिटिल ने संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जारी किया जिसका शीर्षक है कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भारत के डिजिटल समावेश में तेजी लाना। किसका लक्ष्य है? तो नैस्कॉम और आर्थर डी लिटिल का। ध्यान रखिएगा। और कहा गया है कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भारत को 2030 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था की अग्रसर करेगी। कब तक लक्ष्य रखा गया था? 2030 तक, ये याद रखिएगा, ठीक है। कितना ट्रिलियन? तो $1 ट्रिलियन। अगला देखिए कि डीपीआई के बारे में। देखिए डीपीआई डिजिटल पहचान, भुगतान अवसंरचना और डेटा विनिमय समाधान जैसे ब्लॉक या प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है, जो देशों को अपने लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने, नागरिकों को सशक्त बनाने और डिजिटल समावेशन को सक्षम करके जीवन में सुधार करने में मदद करता है। अब देखिए डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र क्या था? डीपीआई लोगों, धन और सूचना के प्रभाव की मध्यस्थता करते हैं। ये 3 सेट एक प्रभावी डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की नींव बनाते हैं। देखिए पहला आपका है कि डिजिटल आईडी प्रणाली के माध्यम से लोगों का प्रवाह, दूसरा है कि वास्तविक समय तीव्र भुगतान प्रणाली के माध्यम से धन का प्रवाह, और तीसरा है कि सहमति आधारित डेटा साझाकरण प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी का प्रभाव, ताकि डीपीआई के लाभों को वास्तविक बनाया जा सके और नागरिकों को डेटा को नियंत्रित करने की वास्तविक क्षमता प्रदान की जा सके। देखिए अब देखिए आपका सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक सैटेलाइट स्पेक्ट्रम क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम से तात्पर्य उपग्रह यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से संचार के लिए प्रयुक्त विशिष्ट प्रवृत्ति बैंड से है। और ये काम किस पे करता है? तो रेडियो फ्रिक्वेंसी, याद रखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। भू स्टेशनों से रक्षा में स्थिति उपग्रहों तक और इसके विपरीत संकेतों को प्रेषित करने के लिए आवश्यक है, जिससे टेलीविज़न प्रसारण, इंटरनेट एक्सेस एवं मोबाइल संचार जैसी सेवाओं को सुविधाजनक बनाया जा सके। अब देखिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो ये मोबाइल संचार के लिए प्रयुक्त स्थलीय स्पेक्ट्रम से भिन्न होता है। देखिए और क्योंकि यह राष्ट्रीय सीमाओं के बिना संचालित होता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा समन्वय और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के बारे में, तो देखिए यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये किसकी एजेंसी है? याद रखिएगा ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सक्षम बनाने के लिए वर्ष 1865 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन आएगा कि ICT यानी कि यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की स्थापना कब किया गया था? तो 1865 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं आपको कि देखिएगा यहाँ पे SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं। अभी वर्तमान में कितना? तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? तो 17 है, ध्यान रखिएगा 17। देखिए जुलाई 2024 में नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स का 4था संस्करण जारी किया था। पहला क्वेश्चन आएगा कि SDG इंडिया इंडेक्स को किसने जारी किया गया था? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा जारी किया गया था। इस वर्ष भारत का समग्र SDG स्कोर वर्ष 2021 में 66 अंकों से बढ़कर 2023-24 में 71 अंक हो गया। तो 66 अंकों से बढ़कर कितना हो गया? तो 71 अंक हो गया है। यह गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास एवं जलवायु कार्रवाई में हुई प्रगति को दर्शाता है। अब देखिए
एसडीजी इंडेक्स के बारे में देखते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित एवं उप राष्ट्रीय प्रगति को मापने का एक प्रमुख नेटवर्क है। ध्यान रखिएगा, किसको मापता है तो राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने का इकाई है एसडीजी, और इसका प्रथम संस्करण वर्ष 2018 में जारी किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि एसडीजी का प्रथम संस्करण 2018 में जारी किया गया था। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करती है और इसके द्वारा प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के लिए एसडीजी पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना की जाती है। अब देखिए यह स्कोर ना 0 से 100 के बीच में होता है, जहाँ पे 100 शीर्ष प्रगति का संकेत है, ध्यान रखिएगा। एसडीजी का स्कोर 0 से 100 तक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के प्रमुख निष्कर्ष। देखिए इंडेक्स में सभी राज्य में समग्र प्रदर्शन में सुधार हुए हैं। देखिए केरल एवं उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य में प्राप्त करने वाले 79 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर। तो क्वेश्चन आएगा कि एसडीजी इंडेक्स में टॉप पे कौन सा राज्य है 2023-24 के डेटा के अनुसार, तो केरल एवं उत्तराखंड है। इनका स्कोर है 79, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम तमिलनाडु दूसरे स्थान पर जिसका स्कोर 78 है और द्वितीय गोवा जो है आपका तृतीय स्थान पर जिसका स्कोर 77 है। तो इसमें सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, तो अपना राज्य बिहार का। ध्यान रखिए इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन साथ बिहार 57वें सबसे निचले पायदान पर है और इसके बाद झारखंड 62वें एवं नागालैंड 63वें स्थान पे है। तो ध्यान रखिए बिहार का 57, दूसरा पे 62 अंक के साथ झारखंड है, तीसरा पे नागालैंड है 63 अंक के साथ, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली शीर्ष 5 प्रदर्शनकारी रहे हैं। ये 5 हुए जो टॉप पे रहे हैं, याद रखिए चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली। अब देखिए वर्ष 2018 से 23-24 के मध्य सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 से 2023-24 में जो एसडीजी में सबसे तेजी से ग्रोथ किसने किया था, उत्तर प्रदेश ने। इसका स्कोर 25% की वृद्धि हुई, 25 की वृद्धि हुई है साथ के साथ, ध्यान रखिएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन क्या है। अब देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा की है। अब देखिए ये घोषणा की अगर बात करते हैं तो इसमें देश में घोषणा की है क्या कि देश में तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट एवं दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स सहित महत्वपूर्ण खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ध्यान रखिएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं क्या इनमें निम्नलिखित उद्देश्य है कि घरेलू उत्पादन के विस्तार करना, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को प्राथमिकता देना, परिसंपत्तियों को के विदेशी अधिग्रहण को प्रोत्साहित करना। देखिए उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली देखिए क्या है। देखिए भारत में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस से क्वेश्चन फुल फॉर्म आया था कि जीएनएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ध्यान रखिएगा, आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के कार्यान्वयन की घोषणा के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय की वास्तविक समय निगरानी के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित एक सॉफ्टवेयर विकसित किया। किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा एक जो सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मुख्य बिंदु की, तो वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कौन है, मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं क्या, नितिन गडकरी जो है वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। मंत्रालय ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोलिंग सिस्टम के कार्य कर रहा है और इसमें मौजूद फास्टैग टोल संग्रह प्रणाली को बदलने और टोलिंग बूथ पर भीड़भाड़ को दीर्घकालिक समाधान की संभावना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या कि प्रारंभ में इस नई तकनीक को 100 टोल प्लाजा पर लागू किया जाएगा जिन्हें लाइव मॉनिटरिंग के लिए एनएच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चिन्हित किया गया। इसका फुल फॉर्म आता है और इन टोल प्लाजा का चयन राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर यानी कि 1033 के माध्यम से प्राप्त भीड़भाड़ संबंधित फीडबैक के आधार पर किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या कि उपग्रह आधारित टोलिंग प्रणाली के लाभ, देखिए यह दूरी आधारित टोलिंग सुविधा प्रदान करेगा जहां उपयोगकर्ता केवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा की गई दूरी के लिए भुगतान करेंगे। अब देखिए इसमें वाहनों के लिए अग्रिम रीडिंग पहचान प्रवर्तन उपकरण होंगे ताकि वैध वाहनों को फ्री फ्लो पास मिल सके। देखिए भुगतान प्रणाली मौजूद फास्टैग प्रणाली के समान होगी किंतु इसमें स्वचालित डेबिट शामिल होगा और टोल प्लाजा पर बूम बैरियर की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के माध्यम से किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जो टोल कटता है आपका वो किससे कटता है, तो ये जो आधारित होता है फास्टैग वो टोल संग्रह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के माध्यम से किया जाता है और इसे सामान्यतः फास्टैग के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन फास्टैग से बनेगा कि भारत में फास्टैग प्रणाली वर्ष 2015 में लॉन्च की गई थी। ध्यान रखिएगा भारत में फास्टैग प्रणाली को कब लॉन्च किया गया था, 2015 में, अतः फरवरी 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर उपयुक्त शुल्क के भुगतान के लिए फास्टैग का अनिवार्य कर दिया गया था। देखिए
लॉन्च तो किया गया था 2015 में, लेकिन इसको लगाया कब गया था 2025 में 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था। कब? सबके लिए, तो 2021 में। नगद या गैर फास्टैग भुगतान के लिए 100% जुर्माना का प्रावधान है। मार्च 2024 तक टोल प्लाजा पर 98% से अधिक उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान फास्टैग के माध्यम से करते। कितने परसेंट? तो 98%, ध्यान रखिएगा। अब देखिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI स्कीम क्या है। देखिए घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI को लॉन्च किया। तो क्वेश्चन आएगा कि PLI यानी कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को कब लॉन्च किया गया? 2020 में। किसने? तो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। अब देखिए इसका मतलब कि PLI योजना का कल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना तथा साथ साथ उच्च आयात स्थापन और रोजगार सृजन के लिए की गई थी। देखिए इस योजना में घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए 5 वर्षों तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय लाभ प्राप्त होता है। और इस योजना ने आरंभ में 3 उद्योग को लक्षित किया गया, जिसमें कि मोबाइल और संबंध घटक विनिर्माण, विद्युत घटक विनिर्माण और चिकित्सा उपकरण शामिल है। देखिए बाद में 14 क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कि वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को भी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना में शामिल किया है, जिसमें अब तक इसके क्षेत्र बढ़कर 16 हो गए हैं। और केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार का वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र होना। तो क्वेश्चन आएगा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य ऊर्जा स्वतंत्र का कब तक रखा गया? 2047 तक। और नेट शून्य हासिल करने का 2070 तक लक्ष्य रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अभी आपका होमवर्क सीरीज जो अभी अपलोड नहीं हो रहा है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी की तरफ से, तो प्लीज़ आप लोग क्या काम कीजिए कि डे 1 से लेके फ्रेंड्स डे 5 तक जो मैंने आपको मास्टर वीडियो अपलोड किया उसको, और डे 6 से लेके आपका डे 9 तक जो मास्टर वीडियो उसको आप प्लीज़ आप उसे रिवीजन के तौर पे जरूर देखिएगा। और आपका जो MCQ होमवर्क सीरीज का जो मैं अपलोड किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप उसे भी जरूर देखिएगा। और आपको एक मैं फुल मॉक टेस्ट अपलोड किया हूँ आपके PCS मेकर यूट्यूब चैनल पर, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ये एक दिन में आप इतना कर सकते हैं, क्योंकि प्लीज़ आप इसे देखिएगा, बहुत फायदा आपको मिलेगा। रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे फ्रेंड्स तो PCS मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला है क्या कि PLI योजना विभिन्न लाभ प्रदान करती है, जिसमें आयात और निर्यात शुल्क पर रियासती कर छूट, सस्ती भूमि अधिग्रहण, नई परियोजना का प्रबंध करने वाले एंकर निवेशकों के लिए समर्थन शामिल है। देखिए जहाँ पे मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में बताऊंगा वहाँ पे समझिएगा वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, यह योजना सतत विकास और श्रम प्रधान क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करती है, जिसमें यह एक प्रभावी और सुलभ कार्यक्रम बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश सिंगापुर। तो याद रख क्वेश्चन आएगा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? तो सिंगापुर है। प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे के दौरान वहां की कंपनियां भारत में निवेश की खासी दिलचस्पी दिखा रही है। और सिंगापुर की कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, याद रखिएगा कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने हाल ही में घोषणा किया कि अगले 4 साल में भारत में निवेश की रकम दोगुनी करेगी और कंपनी वर्ष 2028 तक भारत में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का ज़्यादा का निवेश करेगी। 90,000 के 2028 तक, ध्यान रखिएगा। छोटा सा सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखिएगा। 2023-24 में सिंगापुर से भारत में 11.77 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। कितना था? 11.77 अरब डॉलर। किस देश के साथ था? सिंगापुर। अब देखिए आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। तो क्वेश्चन आएगा कि आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो सिंगापुर है, ध्यान रखिएगा। और याद रखिए भारत का वास्तव में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में एक पुल की तरह सिंगापुर के साथ रिश्ता है। अब देखिए अक्टूबर 2024 में भारत का डिजिटल लेन देन, देखिए अक्टूबर 2024 में 23.5 ट्रिलियन रुपए मूल्य के 16.58 बिलियन यूनिफाइड पेमेंट्स में, UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसका आता है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा UPI का फुल फॉर्म कितना होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यही आएगा, ध्यान रखिएगा। जो अप्रैल 2016 तक डिजिटल प्रणाली को चालू करने के बाद सबसे अधिक संख्या है, ठीक है। आगे देखिए UPI का पिछला शिखर सितंबर 2024 में वॉल्यूम के लिहाज पे 15.04 बिलियन और जुलाई 2024 के मूल्य के लिहाज पे 20.64 ट्रिलियन रुपए था। पिछले महीने के डेटा के पता चलता है कि लेनदेन की वृद्धि व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन माल एवं सेवाओं की खरीद के लिए द्वारा संचालित है, और जिसे अक्टूबर में त्योहारी सीजन में बढ़ावा मिला था। ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं क्या कि सितंबर 2024 की तुलना में अक्टूबर 2024 में वॉल्यूम में 10% और वैल्यू में
14% की वृद्धि देखी गई है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPI, याद रखिए नेशनल पेमेंट्स, NPCI का फुल फॉर्म होता है, आता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2024 में 14.96 बिलियन UPI लेन देन हुए। याद रखिएगा कितने 2024 तक हुआ है, तो 14.96 बिलियन UPI लेन देन हुआ है, ठीक है ना, और जिनकी कीमत 20.61 ट्रिलियन रुपए थी। अब देखिए अक्टूबर 2024 में 667 मिलियन तत्काल भुगतान सेवा लेन देन हुए, जो सितंबर 2024 में 430 मिलियन से 9% अधिक हुई है, ठीक है। मूल्य के संदर्भ में सितंबर में 5.65 ट्रिलियन रुपए की तुलना में IMPS लेन देन 11% से बढ़कर मतलब कि 6.29 ट्रिलियन रुपए हो गए हैं। अगस्त में लेन देन की मात्रा और मूल्य 453 मिलियन और 5.78 ट्रिलियन रुपए थे। अब देखिए अक्टूबर 2024 में फास्टैग ट्रांजैक्शन की संख्या 8% बढ़कर 345 मिलियन हो गई, जबकि सितंबर 2024 में यह जो था वो 318 मिलियन था, 318 मिलियन था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे है इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था GDP में 2026 तक बढ़कर 20% का हो जाएगा योगदान। अब देखिए देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, 2026 तक GDP में इसका योगदान बढ़कर 20% हो जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा कब तक ये 20% का, तो 2026 तक, ध्यान रखिएगा, जो अभी 10% है। RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से 18 से लेकर 2023 से 24 में यानी पिछले 7 साल में डिजिटल भुगतान की संख्या के आधार पर सालाना 50% की वृद्धि दर्ज की गई है, और याद रखें मूल्य के लिहाज से यह साल 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है, और इस अवधि में 2,428 लाख करोड़ रुपए के 164 अरब डिजिटल लेन देन हुए हैं। देखिए अक्टूबर 2024 में भारत की GST संग्रह, भारत में कर खजाने में लगातार वृद्धि हो रही है। अक्टूबर 2024 के लिए सकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, और इस साल दर साल लगभग 9% की वृद्धि को दर्शाता है, जो इसे अब तक के दूसरे सबसे अधिक मासिक संग्रह के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है, ठीक है। देखिए GST संग्रह का वितरण इस प्रकार है। केंद्रीय GST होता है में 33,821 करोड़ रुपए, राज्य GST में 41,864 करोड़ रुपए मतलब कि रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अक्टूबर 2024 में संग्रह को पार करने वाला एकमात्र महीना अप्रैल 2024 था, जिसमें GST राशि में रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 2.10 लाख करोड़ रुपए का संग्रह हुआ था। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि अप्रैल 2024 के लिए GST राजस्व संग्रह, अप्रैल 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड में उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह घरेलू लेन देन 13.4% की वृद्धि और आयात में 8.3% की वृद्धि में मजबूत वृद्धि द्वारा संचालित है, और वर्ष 12.4% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। रिफंड के लिए लेखांकन के बाद अप्रैल 2024 के लिए शुद्ध GST राजस्व 1.92 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 15.5 की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे अप्रैल 2024 में संग्रह का वितरण देखिए, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर GST से कितना करोड़ टैक्स वसूला है, तो 43,846 करोड़ रुपए, राज्य माल और सेवा कर से तो 53,538 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है क्या कि 1 अप्रैल 2024 के दौरान GST राजस्व का राजस्व वृद्धि दर आंकड़े में देखिए सबसे बात करते हैं जम्मू कश्मीर में अप्रैल 803 करोड़ थे, लेकिन देखिए अप्रैल 2024 में 23 में इतने थे, 24 में 789 मतलब -2% की गिरावट देखी गई। अब हम बिहार पे बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं 10,320 करोड़ और वृद्धि हुआ है 12। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि बिहार में जो है आपको 1,625 करोड़ रुपए के मतलब कि इसका जो आपका जो आंकड़े आए थे 2023 में मतलब हुई थी, और 2024 में देखिए ये 1,992 रुपये हुए थे, यानी कि 23% की वृद्धि हुई थी। तो देखिए बहुत सारे डेटा है, मैं इसका PDF आपके PCS में करके टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो प्लीज़ आप फ्रेंड्स PCS में करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पे जो आपका वीडियो था परीक्षा मंथन का वो कंप्लीट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग PCS मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और देखिए अगर फर्स्ट टाइम PCS मेकर पे अगर होंगे तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएगा, इसका मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मैं सबसे पहले आपको PCS मेकर के जो टेलीग्राम है उस पर मैं आपको भेजता हूँ, तो प्लीज़ PCS मेकर चैनल से ज्वाइन हो जाएगा फ्रेंड्स। और होमवर्क सीरीज में आपको कल लेके आऊँगा, तो प्लीज़ आप घबराएं ना, आपको होमवर्क सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।